पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए 2 दिन से मैंने आपको जो ये क्लासेस दी हैं वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की, सो वो कंटेंट मैं मतलब इधर उधर से आप ये समझो कि बस किसी तरह से मैं उसको ला रही थी आपके टॉपिक वाइज पढ़ाने के लिए। लेकिन आप फिर मुझे क्या हुआ कि मैंने ना एक बुक अरेंज किया आप लोगों के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन की। सो जो इनकी बुक में है, जैसे आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है ना, तो इन्होंने सबसे पहले पीस एजुकेशन पढ़ाया है अपनी बुक में। उसके बाद में जो आपका मूल्य वाला चैप्टर है वो कवर किया। मैंने 2 दिन आपको मूल्य पढ़ाया है, सो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले वैल्यू वाले जो चैप्टर रिलेटेड है आपके मूल्य से शिक्षा जो आपकी रिलेटेड है ना, वो मैं कंप्लीट करा दूं। उसके बाद में मैं शांति वाला पॉइंट कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। मतलब मैं मूल्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा ये आप यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ से दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा जूम भी कर देंगे। मूल्य शिक्षा जो आपकी वैल्यू एजुकेशन है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका नेचर, उसके सोर्सेज, ये तो मैं आपको वैसे भी पढ़ा चुकी हूँ, बट अब बुक से करवाना है तो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। देखो ये सब आवश्यकता, वर्गीकरण, ये सब हम अभी आपको पूरा धार्मिक ग्रंथों में मूल्य क्या था, मूल्य के तरीके और मूल्यांकन क्या है ना। उसके बाद में मूल्य संकट, मतलब अब क्या वैल्यू पे संकट है, सीधी सी बात है। तो इलेक्शन के अनुसार गांधी फॉर्मूला क्या था, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके। आधुनिक शिक्षा और मूल्य, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। और बाकी मूल्य, मानव एकता। देखो अब हम आपको एक बात और बता दें, ये आपका ग्रेडिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको ग्रेड मिलते हैं। मतलब इसमें पास फेल ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अगर A B C D ग्रेड आता है, और एक होता है आपका F या D या F ग्रेड होता है जिसमें आप फेल माने जाते हैं, है ना। तो बस ये है कि कुछ लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। सो ये मेरा तो अपना कर्तव्य है कि मैं पढ़ाऊँ और वो मैं अपना निभाऊंगी। बाकी ये आपके ऊपर है, आपका मन हो पढ़िए, आपका मन हो ना पढ़िए, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं, आप आजाद हैं, है ना। सो बाकी मैं तो कर्तव्य निभाऊंगी, और मैं तो ग्रेडिंग के सब्जेक्ट्स को भी पूरा करवाऊंगी ही यहाँ पे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ना सिर्फ पास कराना है, अपितु आपको ज्ञान देना है। अर्थात आप जब आगे चल के एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हो, तो आपके अंतर्गत इन सब चीज़ों का भी गहन अध्ययन जब आपने किया है ना, तो वो आप उन बच्चों को सिखा पाएंगे। बस मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है, ठीक। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम, और उससे पहले आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि आपकी पेपर 1 की क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। लेट मी फर्स्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट। हाँ, पेपर 1 की क्लासेस, पेपर 2 की क्लासेस, पेपर 3 की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद में एक कक्षा ये आपके शाम 5 बजे चल रही है, एक कक्षा आपकी सुबह 10 बजे चल रही है, प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश वाली, है ना। सो वो आप जरूर करिएगा। वो है आपके ग्रेडिंग सब्जेक्ट्स, तो उनको भी ऐसा नहीं समझिएगा अभी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हल्के में ना लें। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप बीएड कर ही रहे हैं तो आप अपने दायित्वों को पूरा करिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, है ना। बाकी ये आपका पेपर 4 है। जिन बच्चों ने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लिया है वो ये क्लासेस कर सकते हैं, और समावेशी शिक्षा और जो एक और सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस में करने में असमर्थ हूँ, सो उसके लिए तो थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। और बाकी अब हम क्या ही कहें, इसके बाद में मेरा योगा शुरू करने का थोड़ा सा मूड है, तो इसको हम चाहेंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, यानी दिसंबर में आपका मैं ये कंप्लीट कर दूंगी पूरा मूल्य शिक्षा वाला टॉपिक, है ना। सो मूल्यों का वर्गीकरण, प्रकृति और स्रोत के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल शिक्षा का अर्थ क्या है। मूल्य शिक्षा का अर्थ विद्यार्थियों में, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर देश के प्रति प्रेम, मानवता और साथ में दूसरे के लिए कल्याण, ये सब भावनाएं उनके अंदर क्या हो, हम लोग उनके बच्चों के अंदर डेवलप करवाएं। ऐसा नहीं बना दें बच्चों को कि पता चले अरे वो मर रहे हैं तो मरने दो, जी रहे हैं तो जीने दो, हमसे क्या मतलब, है ना, अपनी ही दुनिया में मगन है। वो नहीं बनाना है बच्चों के अंदर, हमको ये सारी चीज़ें डेवलप करवानी है। कैसे करवाएंगे वो भी आपको यहीं पे सिखाया जाता है। कैसे कि मूल्य शिक्षा हमें संस्कार के अच्छे एवं योग्य पहलू का संरक्षण करना सिखाती है। मूल्य हमें ऐसे दृष्टिकोण व स्वभाव को स्वीकारने तथा आदर देने में सहायता करते हैं जो कि हमारे विचारों व स्वभाव से भिन्न है। मूल्य शिक्षा में यह क्षमता होती है कि वह किसी अस्वस्थ मस्तिष्क की ताजगी स्वस्थ प्राकृतिक व सजगता में परिवर्तित कर सकती है, और इस प्रकार अपरिवर्तित मस्तिष्क उच्च संवेदना और उच्च स्तरीय बोधगम्यता की योग्य होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए यदि बच्चा बहुत ज़्यादा कहते नहीं एग्रेसिव नेचर का है, तो भी आप उसको ऐसे वैल्यू सिखा करके, अर्थात मूल्य शिक्षा उसको पढ़ा करके, या किसी तरह आप बातों बातों में सिखा दो, मोटिवेट कर दो अल्टीमेटली, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, बच्चे को थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो देखिए गावंडे के अनुसार 2003 में इन्होंने बताया कि मूल शिक्षा में समय के अनुसार मानवीय व्यवहार का अभ्यास किया जाता है तथा मानवीय हित के लिए विभिन्न माध्यमों को क्रियान्वित किया जाता है। नैतिक शिक्षा मूल्य शिक्षा का केवल एक हिस्सा है। क्या कहा गया, नैतिक शिक्षा मूल्य शिक्षा का केवल
एक हिस्सा है जो आप लोग मॉरल एजुकेशन, देखो छोटे बच्चों के स्कूल्स में मॉरल एजुकेशन चलती थी ना बुक, उसमें क्या होता है, उसमें एक स्टोरी दी होती है, स्टोरी को पढ़ाने के बाद में बच्चे को क्या दिया जाता है, एक कोटेशन दिया जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि हाँ इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला। तो ये जो मॉरल एजुकेशन है ना, ये आपका वैल्यू एजुकेशन का एक पार्ट है। जैसे आपका ये पूरी बॉडी है, बॉडी में आपका जो हाथ है वो एक पार्ट है, एक भाग है इस पूरे शरीर का। तो वैसे ही जो मॉरल एजुकेशन है आपका वो क्या है, एक भाग है, किसका है, तो मूल्य शिक्षा का है। उसके बाद में देखो, मूल्य शिक्षा सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होने वाली और अपेक्षित मूल्यों पर आधारित होती है, लेकिन नैतिक शिक्षा स्थिर और समाज में प्रचलित व्यक्तिगत आदर्शों से ढकी हुई होती है। यदि आप मूल्य शिक्षा की बात करें तो मूल्य शिक्षा में क्या होता है कि सारी चीजें, मतलब बच्चों का हर एक रूप से विकास होगा, सब बातें उसमें सिखाई जाएंगी। लेकिन जो नैतिक शिक्षा है, जैसे हमने आपको बताया भी था कि एक पॉन्ड था, है ना, तो उसमें लकड़हारा क्या कर रहा था, ये पेड़ जो यहाँ पे लगा था उसको काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी यहाँ गिर गई, ईश्वर ने देखा, मतलब उस बहुत गरीब था, उसके पास सिर्फ यही वाली एक कुल्हाड़ी थी, तो ईश्वर आए, मतलब प्रभु जी आए और उन्होंने कहा कि पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई कि देखो ये क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है, तो लकड़हारे ने बोला नहीं ये मेरी नहीं है। फिर उसके बाद ने चांदी की दिखाई, बोला क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, बोला नहीं ये मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी ये नहीं है। अभी मान लो कोई लालची व्यक्ति होता तो कह देता हाँ है ना। तो मान लो प्रभु उसकी ईश्वर क्या कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, तो वो अपनी परीक्षा में सफल हो गया और अंततः जब भगवान ने उसको लकड़ी की कुल्हाड़ी दिखाई तो कहा कि हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो यहाँ से क्या साबित हो गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो ये स्टोरी के बाद में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो आपको सिखाया गया, तो ये एक्चुअल में किसके अंतर्गत आएगा, आपका नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, मॉरल एजुकेशन के अंतर्गत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी थॉट्स हैं आपके इस मतलब आप नेचर में जो भी दुनिया में लोगों ने कह रखी हैं चीज़ें, सो ये सिर्फ वहीं तक सीमित है। और लेकिन जो मूल्य शिक्षा है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास पे डेवलप करता है, ठीक है। अब देखो बर्टोन के अनुसार क्या बताया गया कि नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है, न कि पृथक पृथक घटना है। और उसके बाद लेविन ने बताया 1964 के निष्कर्ष में बताया कि लालच की भावना में उच्चतम रुकावट सकारात्मक रूप से शारीरिक दंड की प्रक्रिया से है और नकारात्मक रूप से विचार की तर्क शक्ति की प्रक्रिया है। उसके बाद में गुरु राजा जी ने बताया कि 1978 में कि इनके अनुसंधान ने पाया कि नैतिक मूल्यों का ज्ञान अभिप्राय पूर्णता से प्रभावित होता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट की वेट फॉर अ मिनट, ओके, देखिए यहाँ पे अब मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है, आखिर नीड क्या है, जरूरी है क्या, न सिखाएं बच्चों को हम ये, लेकिन क्या नीड है। तो वर्तमान जीवन में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता को निम्नलिखित तथ्यों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब आपके सामने कुछ मैं तथ्य प्रदर्शित कर रही हूँ जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मूल्य शिक्षा की एक्चुअल में क्या मीनिंग है। पहला, अपने देश की कला, संस्कृति तथा दर्शन आदि की गौरवशाली परंपराओं पर विद्यार्थियों को गर्व करने के लिए शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों को आधुनिकता की भ्रामक अवधारणा, अस्तित्ववादी जीवन, अनात्मपरक नास्तिकता, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण तथा कुतर्क प्रधान चिंतन आदि अवगुणों का बोध कराकर उसे अपने देश की संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना। देखो आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल की जो जनरेशन है नॉर्मली आप देखिए वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। उनको मीनिंग ही नहीं है कि उनको जो है ये इंडियन ये कुर्ता पजामा धोती से वो सिर्फ वो वेडिंग में पहनेंगे। हाँ वेडिंग सीजन है तो चलो वहाँ गए आराम से, कहाँ मान्यवर गए आराम से लेकर के चले आए। लड़कियां चाहे शादी है तो ही साड़ी खरीद लें, कहाँ से खरीद लें, गई आराम से संगिनी या कहीं पे भी राजरत्न गई आराम से लेके चली आई। तो ये क्या है, ये नहीं है। अपने यहाँ की सभ्यता में क्या है, साड़ी है ना, धोती कुर्ता पजामा ये सब चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, आजकल के लोगों को लगता है कि अगर मान लो कोई लड़की सूट पहन के आ जाए तो उसको अरे ओ माय गॉड हाउ चीप इज दिस, मतलब 4 लोग उससे बात ही ना करें, दूर और हट जाए। मतलब मान लीजिए कोई कॉलेज की फ्रेशर पार्टी है, ठीक है, उसमें सब लोग बढ़िया बढ़िया वेस्टर्न ड्रेस कोड था, आराम से सब बच्चे वेस्टर्न पहन के, उसको नहीं पता था, वो अपना सूट ही पहन के चली गई। अब पता चले उससे बात ही नहीं कर रहा है कोई। तो ये सब चीज़ें हैं, विश्वास मानिए। अगर आप मान लीजिए, मतलब मानना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। अगर आप डेली लाइफ में देखिए नॉर्मली, कभी अपने घर पे ही आप एनालिसिस कर लो, शादी पार्टी फंक्शंस में ही एनालिसिस कर लो, या आप अपने ऊपर ही एनालिसिस कर लो, आप सूट के अपेक्षा जीन्स ये सब ज़्यादा पहनना या खरीदना पसंद करती होंगी शायद, मे बी। और जो भी है चीज़ें, बस ये क्या है कि हम लोगों का जो कल्चर है वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, आधुनिक और अंधाधुंध तरीके से बढ़ रहा है। मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई भी ड्रेस आ गई, ओहो वाओ हाउ स्वीट, बस ले लिया। लेकिन अब हम क्या ही कहें उसके विषय में। तो इन सब चीज़ों को बताना कि ये सब सही है या गलत है, क्या है, आप अपने कुल मिला के उन सबको फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मूल्यों को तो अपने ध्यान में रखिए। आप विद्यार्थियों को अपने देश के प्रति नैतिकता एवं पुरातन
मूल्यों पर ध्यान केंद्रित कराकर देश की संस्कृति को बचाने के लिए योगदान देने की शिक्षा प्रदान करना, मतलब उनको अपने देश के जो कर्तव्य हैं, जो देश के जो अपने इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब तो उनको बताइए। ये सब चीज़ें मतलब जो बच्चों के कर्तव्य हैं ये सब तो उनको पता होने चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे वह देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर देश की जनता को भ्रष्टाचार में योगदान ना देने की सलाह दे सकें। उसके बाद में विद्यार्थियों को अपने देश के प्रति पूर्ण इच्छा शक्ति एवं लगन के साथ देश व समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए मूल्य शिक्षा देना आवश्यक है। अब मूल्य की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्या है, कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, मतलब हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मूल्य वांछनीय, महत्वपूर्ण एवं आदरपूर्ण होते हैं। मूल्य व्यक्ति की अभिवृत्ति, निर्णय, चयन तथा संबंधों एवं यहाँ तक कि व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसकी सोचों के को प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, इसके रिफ्लेक्शन से आप ये बता सकते हैं कि उनका मतलब वास्तविक जीवन में क्या वैल्यू है, क्या उनकी मूल्य है। मूल्य से हमारे चिंतन, भावना एवं क्रियाओं का निर्धारण होता है। वस्तुतः मूल्य हमारे जीवन में सही कार्य करने के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। फिर देखो 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या मानवीय मूल्यों के ह्रास के रूप में देखी जा रही है। भाई जो ये अब 21वीं शताब्दी चल रही है तो इसमें क्या है, जो वैल्यू है, ह्यूमैनिटी है, वो धीरे धीरे खत्म होती देखी जा रही है। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में मूल्य शिक्षा का समावेश अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि जो अपनी एजुकेशन है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इस सब्जेक्ट को जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए। पंड्या 1959 में इन्होंने शिक्षा में दार्शनिकता के स्थान एवं व्यावहारिक मूल्यों का अध्ययन करके शिक्षा पद्धति का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया, जिसमें मानव जीवन के बुनियादी मूल्यों की संगति, समन्वय व संतुलन हो सके। वर्तमान शिक्षा भावनात्मक उदारता और वैचारिक सहिष्णुता विकसित करने में प्रभावी भूमिका कम ही निभा पा रही है। इसका परिणाम संघर्ष और असंतुलन के रूप में सामने आ रहा है। अतः मूल्य आधारित शिक्षा ही व्यक्तित्व का सर्वोत्तमुखी विकास में सहायक होती है। ये लाइन देखिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज पीडीएफ दी है, बट सॉरी फॉर डैट कि आपको इस वाले जो ये वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की क्लासेस चल रही हैं इनकी पीडीएफ मैं नहीं दे पाऊंगी। सो सॉरी फॉर डैट। सो अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ से नोट्स बना लेना, या आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठो। मैं इतना ज़्यादा नहीं इतना ज़्यादा नहीं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। आप चाहो तो पॉज करके भी साथ में लिखते रहो, नोट्स बन जाएंगे। नोट्स कोई बहुत हैवी नहीं बनाने, नॉर्मली आप जो आपको नहीं आ रहा है बस आप उसके नोट्स बना लो, हेडिंग्स वगैरह लिख दो, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह लिख दो, इंपॉर्टेंट जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है, बाद में आप ये नहीं कहिएगा कि मैम पीडीएफ दे दीजिए। मैम आपको इसकी पीडीएफ नहीं दे पाएंगे अल्टीमेटली, सो सॉरी। अब देखो एक्चुअल में वैल्यू का अर्थ क्या होता है, अर्थात मूल्य की मीनिंग क्या होती है। कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यू से मानी जाती है, जो किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करता है। मूल्य एक मानक शब्द है। क्या है? एक मानक शब्द है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वस्तु, क्रिया एवं विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय लेता है कि वह उसे अपनाए या त्याग करे। मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से है। कल मैंने आपको अमूर्त चिंतन से जोड़ करके इसे पढ़ाया था। अगर आपको नहीं आ रहा तो फटाफट से पुरानी क्लासेस भी देख लीजिएगा। अब देखो जॉन जे कहने के अनुसार क्या बताया गया कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी के शब्दों में यदि बात की जाए तो मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं जिनका अन्यकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो कि अतीतिक अधिमान्यताएं, मान तथा अभिभावनाएं बन जाती हैं। थॉमस एवं जैनिकी के अनुसार क्या बताया गया कि मूल्य वह लक्ष्य है जिससे अंतर वस्तु तथा अर्थ तक एक सामाजिक समूह के सदस्य पहुंच सकते हैं। उसी तरह क्लुखॉन के अनुसार क्या बताया गया कि व्यक्ति एवं संस्कृति के ढांचे के अंदर मूल्य पहले के यह बाल्यावस्था के समाजीकरण के परिणाम है। फिर प्रोफेसर सौरभ सिंह जी ने अपने शब्दों में बताया कि मूल्य वह साधन है जिससे बालक एवं मनुष्य का सामाजीकरण होता है। समझ में आ गई बात?
होप्स सो कि समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ की जो हिंदी लिखी हुई है वो इतनी टफ नहीं है कि मैं आपको हर बार एक्सप्लेन करूँ। देखो होती क्या है चीज़ें जो आप अब सब्जेक्ट्स पढ़ के आ चुके हैं, जैसे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ये जो आपके मार्क्स वाले, ये जो आपके पेपर 1, 2, 3 वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये नो डाउट के टफ थे और इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको समय मिले तो प्लेलिस्ट के जो वीडियोस हैं वो एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, है ना। और बाकी नोट्स बना दिए तो वेल एंड गुड। और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, बट अभी नहीं, है ना, थोड़ा दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में करवा दूंगी। हाँ, अपने हैंड रिटन नोट्स दे देंगे हम आपको। अब देखो आखिर मूल्यों की आवश्यकता क्या थी, तो सबसे पहले नैतिक विकास हेतु, अर्थात एक बच्चा है ना, तो उसके अंदर नैतिक विकास भी तो होना चाहिए। नैतिक विकास, अभी मैंने आपको बताया कि मॉरल एजुकेशन जो है वो वैल्यू एजुकेशन का क्या है, एक आंशिक मात्र, ये मान के चलो एक छोटा सा पार्ट है। सो वैसे ही अब लेकिन बच्चे के अंदर नैतिक शिक्षा भी तो जरूरी है, मॉरल एजुकेशन भी तो जरूरी है, तभी तो बच्चे को पता चलेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही बहुत बड़ी नीति है एक तरीके से, है ना। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आवश्यक, अर्थात भारत अन्य देशों की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक है। भाई देखो तो अपने यहाँ पूजा पाठ, है ना, यज्ञ हवन और मतलब ईश्वर के प्रति अल्लाह भगवान बौद्ध, है ना, गौतम बुद्ध जी, महावीर स्वामी जी, इन सब के प्रति लोगों की बड़ी आस्थाएं हैं। तो अन्य देशों की अपेक्षा जो अपना देश है वो अधिक आध्यात्मिक माना गया है, जबकि विदेशों में भौतिकता को बढ़ावा दिया जाता है। मूल्यों को देने के उपरांत ही किसी बालक या व्यक्ति का आध्यात्मिकरण कराया जा सकता है। देखो अगर बच्चे के अंदर वैल्यू है, मतलब मूल्य के जो ये सारी चीज़ें हैं ये सब हैं, तो वो बच्चा, सीधी सी बात है क्या, अब उनका जो आध्यात्मिकरण है वो हो जाएगा। शिक्षा के स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक, प्राचीन काल में मूल्यों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता था तथा वह शिक्षा समाज के साथ बच्चों का समायोजन भी होता था, परंतु समय परिवर्तन के साथ मूल्यों का ह्रास होता चला गया और आज की शिक्षा व्यवस्था में मूल्यों की कमी हो गई। अतः शिक्षा को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले के ज़माने में अपनी वैल्यू की मतलब एक अलग ही ये मान के चलिए, जैसे आजकल बीटेक बीसीए की इतनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं लोग, वैसे ही जो आपके मूल्य थे ना इनकी, ये लोगों में अपने आप आचार्य जी द्वारा, घर परिवार के द्वारा, वातावरण से बच्चा सीख जाता था। एक समय ऐसे आया कि कोई मीनिंग ही नहीं है। अब देख लीजिए आप, किसी को पता ही नहीं है कुछ, वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में बहे जा रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है नहीं कर रहे हैं, है ना। भारत देश के नागरिक हैं लेकिन मूल्य पता नहीं है उनको उनके, इवन आप अगर पूछ दो अभी तो हमारा अंदाज़ा अपना कहता है कि अगर अभी हम आपसे सारे मौलिक अधिकार, सारे मौलिक कर्तव्य पूछ लें तो शायद 1-2 ना बता पाओ आप। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो पॉलिसी है वो शुरू से ही क्या है, रटंत वाली है कि हाँ अगर पेपर में आएगा तो तुम फंडामेंटल राइट याद कर लेंगे, और फिर हम फंडामेंटल राइट में ये भी याद कर लेंगे कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, उसको उस वाले अनुच्छेद में धर दिया गया है, उसको यहाँ से हटा दिया गया, मूल पहले इतने थे अब इतने रह गए हैं, कर्तव्य पहले इतने थे अब इतने रह गए हैं, उसको बाद में उसको जो है हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा। अगर पेपर में आना है तो आपने उसको याद कर लिया, अन्यथा नहीं, अन्यथा आप क्या वैनिश की तरह उसको साफ कर दिया, कह रहे ये तो आना ही नहीं, अब क्या मतलब है याद करने का। लेकिन नहीं, यही तो वैल्यू है, यही तो आपको सिखाना है बच्चों के अंदर कि वो जो उनके मौलिक कर्तव्य हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, इवन इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक, अब देखो मानवता विकास के लिए भी आवश्यक है। भी का मतलब ये नहीं है कि आवश्यक नहीं है, मानवता अर्थात ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद में देखिए मूल्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कि मूल्यों को कई विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से वर्गीकरण करने का प्रयास किया। देखो टॉर्नर ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा, कौन कौन सा, एक आदर्श मूल्य और एक ठोस मूल्य। वहीं पे अल्पोर्ट और बर्नन ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा, कौन कौन से, तो देखो सबसे पहले आपका सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक मूल्यों में बांटा। किसने बांटा? तो ये आपके अल्पोर्ट और बर्नन ने। फिर देखिए क्लूखॉन ने 1951 क्या किया, परिणाम के आधार पर प्रायोगिक विभाजन करते हुए 8 परिणामों पर मूल्यों को वर्गीकृत किया। कौन कौन से? तो देखो रूप विषयक क्या क्या है आपके, कि रूप विषयक, संतोष, अभिलाषा, सामान्यता, अत्यंता, साथ में स्पष्टता, विस्तार और संगठनात्मक। यानी मूल्यों का वर्गीकरण कई स्तर से कई विद्वानों ने किया है। मूल्य का सामान्य वर्गीकरण निम्नलिखित है। जो सामान्य है अर्थात जो जनरल है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कि शिक्षा जगत में मूल्य। देखो सबसे पहले क्या बताया गया है यहाँ पे,
कि शिक्षा जगत के अंतर्गत सरकार, विद्यालय, प्रशासन, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों ने अपने अपने मूल्य होते हैं। यदि सरकार की नीतियां पक्षपातपूर्ण हो या विद्यालय प्रशासन दोषपूर्ण हो या शिक्षक एवं शिक्षार्थी अपने मूल्यों को प्रमुखता ना दे तो निश्चित ही उस जगह की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी तथा एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की बात की जाए तो हर राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करे तथा दूसरे की संप्रभुता को ठोस ना पहुंचाए। यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का पालन समस्त देशों द्वारा किया जाएगा तो निश्चित है विश्व में शांति कायम रहेगी, अन्यथा इसके अभाव में हम तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देंगे। अगर इस चीज की कमी हुई, अगर मूल्यों की कमी हुई, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की कमी हुई तो तीसरा वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अंतर ये दिखाया जाता है कि आप हमारी वैल्यू रखिए, हम आपकी वैल्यू रखेंगे, आप हमारे देशवासियों की इज्जत बनाइए और हम आपके देशवासियों की इज्जत बनाएंगे, ऐसे आप समझ लो अपनी देश की भाषा में। अब सांस्कृतिक मूल्यों की यदि बात की जाए तो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का लोहा दुनिया मानती है। जब आज विश्व में नारी को समान दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है तब हमारे प्राचीन काल में ही नारियों के लिए कहा गया था यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ वहाँ देवताओं का क्या होता है, निवास होता है। अर्थात जिस घर में नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पर्यावरणीय मूल्य की यदि बात करो तो पर्यावरण को यदि हम देखें तो परिधनावरण से मिलकर के बना है, अर्थात जिसके चारों परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। अर्थात हमारे चारों ओर उपस्थित आवरण या पर्यावरण कहलाता है तथा उसकी रक्षा करना तथा संरक्षक करना पर्यावरणीय मूल्य कहलाते हैं। आज पूरे विश्व ने पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है जिससे जीवन संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। अंततः पर्यावरण मूल्यों की रक्षा किया जाना आवश्यक है। अब वैज्ञानिक मूल्य भी होते हैं, उसी तरीके से अपने सामाजिक और राजनीतिक मूल्य होते हैं। ऐसा नहीं कि मूल्य सिर्फ सीमित है, यहाँ वैल्यू नहीं। अब मूल्यों की कुछ प्रकृति होती है। पहला क्या है कि मूल्यों की प्रकृति धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है, क्योंकि जब मूल्य धनात्मक या सकारात्मक नहीं होंगे तब तक व्यक्ति एवं उसके समाज का विकास संभव नहीं है। समाज उन मूल्यों को कभी नहीं स्वीकार करता जो सार्वभौमिक ना हो, यानी कि जो आपकी सोसाइटी है वो ऐसे वैल्यू को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी जो यूनिवर्सल ना हो। अमेरिका जैसे राष्ट्र में व्यक्तियों ने इतना बैंकों से कर्ज ले लिया कि उनकी आर्थिक व्यवस्था में ही समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि भारतीय प्रकृति में कर्जा शुरू से ही गलत आचरण का प्रतीक रहा है। मूल्यों की प्रकृति निम्नलिखित होती है, जैसे मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है, इनका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से होता है। साथ में फिर देखिए अब उसके बाद में कि मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंडों के व्यक्तियों द्वारा दिया गया महत्व है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। व्यक्ति में मूल्यों का विकास विभिन्न क्रियाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक में भाग लेने से होता है। ठीक, अब ऐसे ही मूल्य निर्माण के स्रोत होते हैं कि मैम अब ये इसको कोई बनाता भी है क्या, तो हाँ जी, समाज, संस्कृति, धर्म, अर्थतंत्र, राजतंत्र, विद्यालय, ये सब मिल के मूल्यों का निर्माण करते हैं। अर्थतंत्र की यदि बात करो तो किसी समाज की विचारधाराओं को बनाने से अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण किरदार होता है। समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। क्या कहा, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। तो देखो मूल्यों का ऐसा नहीं है कि आप जो है एक डॉक्टर का है आराम से वहां के पर्चा बनवा लें बस हो गया सीन, कि वैसे ही हम भी जाएंगे मूल्य बनवा के मूल्य सर्टिफिकेट लेकर के चले जाएंगे और हम कहे जाएंगे कि हम मूल्यवान व्यक्ति हैं। ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूल्य जो है इसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं है, इसको रैंक करने वाला कोई नहीं है। ये मूल्य स्व अभिप्रेरणा, स्व आचरण से ही उत्पन्न होते हैं। ये हम कहाँ से सीख सकते हैं, तो राजतंत्र से सीख सकते हैं, विद्यालय से सीख सकते हैं, इवन अर्थतंत्र, धर्म और संस्कृत, समाज, इन सब जगह से भी सीख सकते हैं, है ना। अब देखो उसके बाद में ये पढ़ लिया ना आपने, ना मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब क्या सार्वभौमिक या बुनियादी मानवीय मूल्यों की यदि बात करो तो सत्य, देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि मानवीय मूल्य वे मानवीय ज्ञान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है: सत्य, शांति, अहिंसा, धर्मनिष्ठ आचरण। ये सब क्या है बताओ, ये सब यूनिवर्सल, आप ये कह सकते हैं ये सब बुनियादी मानवीय मूल्य, जैसे
आपको एक बिल्डिंग बनवानी है, अगर आपने नींव मजबूत नहीं बनवाई तो क्या इस बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हो? मतलब बहुत सारी मालाएं बनवा सकते हो यहाँ? नहीं ना। अगर आपकी नींव कमजोर है तो आप बस 2 मंजिल का मकान बना पाओगे, लेकिन यदि नींव मजबूत है तो फिर आप चाहे जितने मंजिल खड़ा कर दो मकान। तो वैसे ही बताया गया कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं उनका जो ढांचा है एक्चुअल में वो किससे मिलकर के बना है? सबसे पहले सत्य बच्चे को सीखना होगा, उसके में शांति, फिर अहिंसा और धर्मनिष्ठ आचरण है, ये बच्चे के अंतर्गत ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब मूल्य आपने पढ़ लिया, अब मोरालिटी क्या है इसकी चर्चा हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। सो बी रेडी फॉर टुमारो क्लास। और हाँ देखो, आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करके आप ऐसे इनका PDF तो नहीं मिल पाएगा ना आपको, तो आप ऐसे क्लास अगर आप लिख रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या क्लास में साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, फटाफट से लिख लिया करो, पॉज करके लिख लिया करो, है ना, या बाद में क्लास लेकर के 2x की स्पीड लगा करके लिख लिया करो। ठीक, तो बस यहीं से इसको सेशन को करेंगे एंड, और कल हम लोग पढ़ेंगे मोरालिटी। बाकी कैसी लगी कक्षा? ये बुक बहुत मुश्किलों से अरेंज हो पाई है, ये मान लीजिए आप कि आपके लिए हमको क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत से ऐसे भी लोग हुए हैं जो ग्रेडिंग सब्जेक्ट को कुछ नहीं समझते हैं, या पेपर 4 अरे ठीक है चलो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होना है सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑप्शनल का पेपर का मतलब ये है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, आप उनमें से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ऐसा होता है। और बाकी जो कुछ भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, केवल 1-2 डाउट छोड़ करके, वो ये कि मैम पेपर कब होंगे और मैम ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव। तो देखो सबको पता है कि पेपर जनवरी लास्ट में होने और पेपर सेमेस्टर वाइज है तो ऑब्जेक्टिव ही होना है, लेकिन ये आपसे बोल तो सबको ही रहा है, क्या किसी के पास पुख्ता जानकारी है, अर्थात क्या किसी के पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है? नहीं ना। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक, सो ये थी हमारी आज की कक्षा, कैसी लगी लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, और खासकर जिन्होंने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन वाले बच्चे हैं ये शुक्र मनाओ कि आपकी ही क्लास शुरू की गई, वरना समावेशी शिक्षा वाले बच्चे बहुत थे, मैं चाहती थी उनकी क्लास भी शुरू कर सकती थी, है ना। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और हमेशा की तरह लिख दो जो मैं हमेशा लिखवाती हूँ आपसे, क्या अपनों के लिए, जब मैं बोलूँ कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आप हम चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप PG पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे ही भी और आपको इंस्टाग्राम पे भी इस नाम से अकाउंट मिल जाएगा। सो ये थी आज की हमारी कक्षा, सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, घर के बड़ों बुजुर्गों से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके।